यस, नाउ आई वॉज टेलिंग यू अबाउट ट्रेड विद इन द कंट्री. मान लो कोई बिजनेसमैन है, ही इज सिचुएटेड, हिज ऑफिस इज सिचुएटेड वेयर, हिज ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज़ इन कोलकाता. मतलब ये बिजनेसमैन दोनों भी दिल्ली और कोलकाता वाले जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं. इफ़ दे आर डूइंग ट्रेडिंग विद इन अवर कंट्री देन इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट इंटरनल ट्रेड. आई होप एवरी वन हैव अंडरस्टूड. मतलब अपने कंट्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, इंटरनल ट्रेड. नाउ इंटरनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ना होलसेल ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी गुड्स हो, जैसे बाइंग एंड सेलिंग जो किसी भी गुड्स की हो जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हो, एनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विच इज़ देयर इन लार्ज क्वांटिटीज इज नोन एज होलसेल ट्रेड. ठीक है. होलसेलर जो है ही बाइज द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. जैसे कि मैंने बोला था ना यहाँ पे, ये देखो ये प्रोड्यूसर है. मतलब ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर सेम ही है. उसके बाद गुड्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास. डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, होलसेलर के पास. सो होलसेलर गुड्स किससे लेता है, ही टेक्स गुड्स फ्रॉम होम, ही टेक्स गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है. So the wholesaler buys the goods from manufacturer or distributor in large quantities, या sometimes he directly buys from manufacturer क्योंकि उसको बल्क क्वांटिटी में चाहिए, and sells them in small quantities. वो छोटे क्वांटिटीज़ में किसको सेल कर देगा, रिटेलर्स को. he will sell to retailers. right. now see retail trade. now in retail trade what is happening, ये देखो रिटेल ट्रेड में क्या है, ध्यान से सुनो. यहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है. We are buying any goods in what, small quantities. A retailer serves as a link between wholesaler, manufacturer and consumer. retailer जो है इन सब के बीच में लिंक है. किसके किसके बीच में लिंक है, कंज्यूमर के बीच में लिंक है, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर. मतलब डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्री में जो चिप्स का पैकेट बन रहा है वो रिटेलर ही तो है जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है. तो रिटेलर इज द पर्सन हु इज डीलिंग विद द क्वांटिटीज़, ऑल द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ इन स्मॉल अमाउंट. ठीक है. रिटेलर के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे लेकिन अलग अलग स्मॉल क्वांटिटीज़ में. ठीक है. अब हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड. अब देखो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या, फॉरेन ट्रेड. ठीक है. मतलब ट्रेड बिटवीन टू मोर देन वन कंट्री और टू कंट्री. ठीक है. जैसे अभी तो अपन करते नहीं, कि मान लो पहले की बात बता रही हूँ. नाउ डेज अभी तो हमें इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए. चाइना से जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई बिजनेसमैन है वो चाइना से गुड्स ले रहा है इंडिया में, मतलब वो इम्पोर्ट कर रहा है. इंडिया अगर चाइना से गुड्स इंडिया अगर लेती है तो दैट मीन्स व्हाट, वी आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री. ठीक है. वो चाइना से इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं. ठीक है. और एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाता है, कोई भी गुड्स अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और वो बाहर की कंट्री में जा रहा है, जैसे चाइना से हम लोग क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ठीक है. मोबाइल फ़ोन्स, ये सब क्या होता है, कोई भी ट्रेडर जो है वो चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल कर रहा है. और एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या है, आप जैसे एग्जांपल ले लो टी का. टी जो है हमारी कंट्री में दार्जिलिंग में बहुत अच्छी टी बनती है और यही जो दार्जिलिंग में टी बनती है, मान लो कोई बिजनेसमैन हो वो उस टी को दार्जिलिंग से लेके और अमेरिका यूएसए में जाके उसको सेल कर रहा है. सो आवर कंट्री प्रोडक्ट विच इज़ सोल्ड आउटसाइड आवर इंडिया, दैट इज़ नोन एज व्हाट, एक्सपोर्ट ट्रेड. ठीक है. यहाँ पे समझ में आ गया एक्सपोर्ट ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड में तीसरा बाइफर्केशन भी है, वो कौन सा है, एंट्री पोर्ट ट्रेड. अब एंट्री पोर्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना. देखो एंट्री पोर्ट ट्रेड मतलब मान लो कोई यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, मैं यहाँ लिखती हूँ. ठीक है. एक बिजनेसमैन है चाइना में. ठीक है. एक बिजनेसमैन है इंडिया में. और एक बिजनेसमैन है आपका भूटान में. ठीक है. अब ये इंडिया में जो आदमी है, सपोज़ ये है मिस्टर ए. ठीक है. ये जो है ये चाइना से क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ कर रहा है. मोबाइल फ़ोन्स कहाँ से परचेज़ कर रहा है, चाइना से परचेज़ कर रहा है. ठीक है. और ये जो चाइना से परचेज़ करने के बाद वापस इंडिया में नहीं सेल कर रहा है, ये भूटान में उसको सेल कर रहा है. मीन्स ही इज़ सेलिंग दोज मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम भूटान. मीन्स अगर कोई बिजनेसमैन एक कंट्री से परचेज करके दूसरे कंट्री में सेल करता है देन इट इज़ नोन एज व्हाट, एंट्री पोर्ट ट्रेड. ठीक है. एक बार फिर से बता दे रही हूँ. मान लो दिस इज मिस्टर ए, ही इज़ बाइंग मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम चाइना. ठीक है. एंड ही इज़ सेलिंग दोज मोबाइल फ़ोन्स इन भूटान बट नॉट इन इंडिया. ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज व्हाट, एंट्री पोर्ट ट्रेड. एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड. इसमें क्या हो गया आपका, इम्पोर्ट ट्रेड मतलब किसी भी दूसरे कंट्री से खरीद कर इंडिया में हम लोग लेके आ रहे हैं
उसको बोलेंगे इम्पोर्ट ट्रेड। चाइना से मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में आती थी, ठीक है। और ये है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी सेलिंग कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया। जैसे एग्जाम्पल ले लो आपका टी का, एंट्री पोर्ट ट्रेड का मैंने एग्जाम्पल अभी बता ही दिया। मोबाइल फ़ोन्स का, मिस्टर ए परचेसेस फ्रॉम चाइना एंड सेल्स टू मिस्टर बी, ठीक है, हु इज़ इन भूटान। सो दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज वॉट, एंट्री पोर्ट ट्रेड। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। अब दूसरा जो मैंने ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड आपको बता रही थी, जो वही ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, क्या ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड वही सारी चीज़ें हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें हेल्प करती है ट्रेडिंग को पॉसिबल बनाने में। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड मतलब क्या, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू मेक ट्रेडिंग पॉसिबल। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बिजनेसमैन को ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना ट्रांसपोर्ट के बिना तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता, क्योंकि गुड्स को वेयरहाउस से उठा के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर ईमेल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, कम्युनिकेशन में। मतलब बिजनेसमैन एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। पहले तो फिर भी बहुत इम्पॉसिबल था, बट दीज डेज इंटरनेट के ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में फिर क्या आएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग और फाइनेंस कैसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है, ये देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड किस में आते हैं, कॉमर्स में आते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी किस में आ जाएंगी, कॉमर्स में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल बन जाती है कि कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना। अब बैंकिंग का कैसे यूज़ होगा, मान लो दो बिजनेसमैन हैं, उन लोग अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या बिजनेसमैन कंज्यूमर को कुछ दे रहा है, तो सारे पेमेंट तो कैश में तो होते ही नहीं है, तो पेमेंट का जो भी काम होगा वो बैंक के थ्रू होता है, चाहे डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे चेक्स हो, या फिर आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग से लोग पेमेंट करते हैं, एनईएफटी करना, आरटीजीएस करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती है, बैंकिंग और फाइनेंस में। थर्ड होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था हिंड्रेंसेस में। तो इंश्योरेंस ये भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। मतलब इंश्योरेंस जो है बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अपने गुड्स को इंश्योर करना है। अगर थोड़ा सा प्रीमियम देके वो अपने सारे गुड्स को इंश्योर कर ले जाए तो बिजनेसमैन सुकून से बिजनेस कर सकता है। अदरवाइज सबसे बड़ा टेंशन उसके लिए क्या होता है, रिस्क का। फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, हर चीज़ों का इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि उन सब चीज़ों को हमें फायर से या थेफ्ट से बचाना एक बहुत बड़ा काम है। सो मटेरियल एंड गुड्स विच आर हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांसिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क। कोई भी मटेरियल उसके बिजनेसमैन के पास है वो सब रिस्क के लिए एकदम तैयार होते हैं, तो उसका प्रोटेक्शन वो कैसे करता है, इंश्योरेंस के थ्रू। एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। मान लो जो उसके कोई बड़ी कंपनी है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ का भी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ का भी इंश्योरेंस करा के रखा होता है, एक्सीडेंट या फिर किसी भी डैमेज के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे बचाना है, थ्रू एनी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गई, कोई मशीनरी किसी की एम्प्लॉय के ऊपर गिर गई, जो भी कुछ है। सो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस, ठीक है। दूसरा है वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग है ना, वेयर हाउसिंग में मैंने जैसे बताया कि इट इज़ हेल्पिंग इन द हिंड्रेंसेज ऑफ व्हाट टाइम। मतलब जो गुड्स पूरे साल भर कंज्यूम नहीं होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में यूज़ होते हैं, मार्केट में आते हैं, तो उनको पूरे साल भर रखने के लिए कहीं स्टोर रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए या फिर गोडाउन चाहिए कि नहीं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, वेयर हाउसिंग। इट हेल्प्स बिजनेसमैन to overcome the problem of storage facilities. The problem of storage facilities availability of goods when needed. मान लो अगर अच्छा स्टोरेज है तो जब बिजनेसमैन को ज़रूरत है, मान लो विंटर सीजन आ रहा है, अगर उसके पास स्टोरेज ही नहीं है गुड्स को रखने का, तो वो हमें वो स्वेटर कहाँ से निकाल के ला के देगा। अगर उसके पास अच्छी स्टोरेज की फैसिलिटी है तो इमीडिएटली ही कैन रिमूव व्हेन द गुड्स आर रिक्वायर्ड। सो प्राइजेज आर देयरबाय मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर गुड्स की सप्लाई कंटिन्यूस मार्केट में है तो प्राइस भी कैसे हैं, मेंटेन रहते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने बताया था ना, एक पेन का एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में न्यू आता है तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने प्रोडक्शन को सेल करने के लिए, टू इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केट में देखो कोई भी नई नई चिप्स के पैकेट आते हैं तो पहले हम टीवी में ऐड उसका देखते हैं कि नहीं। मतलब कंपनी क्या करती है, उनके एड्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है ताकि वो गुड्स कंज्यूमर तक ईजिली चले जाए। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया या कोई भी ऑटोमोबाइल गुड्स हो गया, जैसे कोई कार हो गई न्यू, या फिर कोई स्कूटर हो गया, या कोई साबुन का ही ऐड ले लो, या फिर कोई डिटर्जेंट, कौन विच एवर प्रोडक्ट इज देयर।
So most of these goods are manufactured and supplied where in the market by numerous firms. बहुत सारी फर्म्स है जो उनको बनाती है, बिग और स्मॉल, ठीक है. सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर. अब प्रोड्यूसर जो है, मान लो अपनी फैक्ट्री में कोई नया चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या उसके लिए हर मार्केट में निकल के जाके उसका एडवर्टाइजमेंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है. दस सेल प्रमोशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशन देना या अपने गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है बिजनेसमैन का, ठीक है. तो उनके जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं या उनकी प्राइस है एक्सेट्रा, वो सारे कहाँ जाने चाहिए? कस्टमर्स तक पहुंच जाने चाहिए, ठीक है. सो देयर इज़ अ नीड टू परसुएड पोटेंशियल बायर्स अबाउट द यूजेस, क्वालिटी, प्राइजेस, कॉम्पिटिटिव. आजकल तो इंटरनेट पे आप लोग बहुत कुछ चीज़ें देखते होंगे कि सारे एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे भी आ गए हैं, गूगल पे भी आ जाते हैं. किसी भी चीज़ का आपको प्राइस ढूंढना हो, वेरी इजीली यू कैन टाइप द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू कैन सी इट्स प्राइस, यू कैन सी इट्स ऑल द डिटेल. सो hence I want to say that advertising also helps in providing information about available goods and inducing the customers to buy the particular item. मतलब वो हमें हेल्प करता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी. So that is there all for today's video. Let me just give you what we studied in today's video. आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, ये देखो. सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमर्स के बारे में. कॉमर्स के बारे में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने देखा, ठीक है. वी आर स्टडिंग टुडे ओनली कॉमर्स. ट्रेड देखा. ट्रेड में हमने क्या क्या देखा? होलसेल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में आपने क्या देखा? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में व्हाट वी सॉ? इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होती है, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में. जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, वेयर हाउसिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर व्हाट? दे आर कंसर्न्ड विद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है. आई होप you might have understood this video. If any doubt is there, you can contact me, and thank you for watching.